सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कराची के शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होते हैं। शहर में एक बूंद बारिश की पड़ती है और पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। शहर का जो तकरीबन 23% हिस्सा है, अगर सिर्फ रेगुलर रूटीन की भी आप बात करें तो रोज़ाना इस 23% हिस्से में 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की सूरत में लोग बिजली से महरूम रहते हैं। अगर मुल्क में बिजली पैदा करने वाले इदारों के इलेक्ट्रिक और सनती कैप्टिव पावर जनरेशन की कारकर्दगी का हम गैर जानिबदाराना और हकाइक पर मबनी एक मुख्तसर जायजा लें तो सूरत हाल में बहुत ही खराब नजर आ रही है। के इलेक्ट्रिक ने 2005 से 2025 तक 544 अरब रुपए की सरमायाकारी की है, लेकिन परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं कर सके। के इलेक्ट्रिक की 2005 में पैदावारी कारकर्दगी सिर्फ 19.7% थी। 2023 में प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी सिर्फ 35.57% तक ही पहुंची। और अगर इसमें 2023 के टेक्निकल और दीगर तिजारती लॉसेस भी शामिल कर लिए जाएं तो के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी घटकर सिर्फ 33% ही रह जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि चोरी, गलत मीटरिंग और कम रिकवरी की वजह से के इलेक्ट्रिक को मिलने वाले हर 100 यूनिट्स में से सिर्फ 33 यूनिट बिजली ही सार्फिन तक पहुंचती है और उसकी बिलिंग की जाती है। जबकि इंडस्ट्रीज में चलाए जाने वाले कैप्टिव पावर प्लांट्स बिजली के साथ हीट को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। 2023 में के इलेक्ट्रिक की एवरेज थर्मल परफॉर्मेंस 35% से 33% रही और के ने सिर्फ बिजली का इस्तेमाल किया, जबकि सिंगल साइकिल कैप्टिव पावर प्लांट की एवरेज परफॉर्मेंस 36% से ज़ायद रहती है और वो भी सिर्फ बिजली ही इस्तेमाल करता है। जबकि सनती कैप्टिव पावर प्लांट की कारकर्दगी 87% से ज़ायद रहती है और ये बिजली के साथ साथ हीट को भी यानी हरारत को भी बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। के इलेक्ट्रिक को RLNG के टैरिफ में रियायती सब्सिडी भी दी जा रही है, जबकि जो सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनके लिए RLNG की कीमत ओगरा की कीमत से भी दुगनी है। गैस से मालामाल सिंध में सनती इदारों को मकामी गैस की फराहमी नहीं हो रही, जो ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। हुकूमती सपोर्ट में के इलेक्ट्रिक के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क और क्रॉस सब्सिडी भी दी जा रही है, जबकि सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स को कोई हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। फिस्कल ईयर 2024 में भी के इलेक्ट्रिक की ग्रॉस एफिशिएंसी 45% से जायद, जबकि सिंगल कैप्टिव पावर प्लांट्स की 38% से जायद रही है। के इलेक्ट्रिक की नेट एफिशिएंसी 38% से जायद रही, यानी मजमूई पैदावार का 38% ही सार्फिन तक पहुंचाया जा सका। के इलेक्ट्रिक की लागत 40 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है, जबकि RLNG मार्कअप होने के बावजूद सिंगल कैप्टिव पावर प्लांट्स ही ग्रिड से सस्ते हैं, जबकि जो सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं वो भाप और बिजली का इस्तेमाल करके सबसे कम कीमत में बिजली पैदा करते हैं। के इलेक्ट्रिक की महदूद कारकर्दगी और गैर मौसर निज़ाम के मुकाबले में सनती पावर प्लांट्स को एक वाज़े, कामयाब और देर पा हल तस्वुर किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ 2024 में एप्टिमा खबरदार कर चुकी है कि कैप्टिव सार्फिन को गैस की अदम फराहमी से मार्केट पर असर पड़ेगा और RLNG कम इंपोर्ट होगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की एवरेज प्राइस $68 फी बैरल होने से LNG की कीमत $60 फी MMBTU हो गई थी, जो कि इलेक्ट्रिक को $8.5 में पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन के इलेक्ट्रिक की नाअहली और बद इंतजामी ऐसी है कि RLNG से 38% 2397 मेगावाट के गैस प्लांट के बावजूद अपने सिस्टम में टेक्निकल और सर्विसेज की कमी का बहाना बनाते हुए पाकिस्तान और कतर के मुआहदे से भी फायदा उठाने में नाकाम रहा। के इलेक्ट्रिक ने अपने ताल्लुकात हुकूमत से बेहतर बनाने के लिए पाक कतर सेल परचेज एग्रीमेंट को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान LNG लिमिटेड से एक ENI कार्गो लेने की तैयारी की, लेकिन मनसूबा नाकाबिले अमल होने पर जनवरी 2025 में के इलेक्ट्रिक ने यह कार्गो उतारने से इनकार कर दिया और आलमी मार्केट में फरोख्त की कोशिश की। ऐसे इकदाम से के इलेक्ट्रिक में ऑपरेशनल बद इंतजामी, नाकाफी तिजारती दूरंदेशी और हिकमत अमली की शदीद कमी हर किसी को नजर आ, और ये सारी कोताहियां और ये सारी जो गफलत है इसका खमियाजा इस वक्त कराची के अवाम बुरी तरह से भुगत रहे हैं महंगी बिजली की सूरत में। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। एनर्जी एक्सपर्ट आसिम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अब ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में इनकी परफॉर्मेंस खासी बेहतर है। के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी भी दी जा रही है, हुकूमत और नेपरा की भी हर तरह से सपोर्ट हासिल है, इसके बावजूद भी ये इदारा नहीं परफॉर्म कर पा रहा। क्या वजूहत आपकी नज़र में इसकी समझ आती हैं? इसमें के इलेक्ट्रिक का मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मददू किया। के इलेक्ट्रिक के पास डोमिनेटिंग फ्लीट जो है वो गैस फायर्ड पावर प्लांट का है। इनके ज़्यादा प्लांट गैस फायर्ड पावर प्लांट है जो 2400 मेगावाट है, जैसे आपने बताया। इसमें से 40% इनके पास RLNG के प्लांट है। जो इनकी बिजली ज़्यादा बनती है वो RLNG से बनती है।
अब अगर इनकी एवरेज एफिशिएंसी 2023 में रिपोर्ट की थी वो 42% है, उसमें ये 15% तो आपने बताया टीएनडी लॉस करते हैं और इनका कमर्शियल लॉस भी 8% है, तो वो 21% इसे कहते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, तो ये 21% है। अब मैं अगर इसकी एवरेज एफिशिएंसी निकालूं जो नेट कंज्यूमर तक जाती है वो 33% है। अब गवर्नमेंट ने कैप्टिव पावर प्लांट को बंद किया कि ये एफिशिएंट नहीं है, तो सबसे घटिया कैप्टिव प्लांट जिस पे गवर्नमेंट ने बेंचमार्क अभी रख के लेवी लगाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लग सके, वो 36% लगाई है। अगर 36% एफिशिएंसी वाला प्लांट घटिया है तो केई की नेट एफिशिएंसी 33% है। तो आप खुद ही देख लें कि इनकी नेट एफिशिएंसी कंज्यूमर तक 33% है, और जो कैप्टिव का कंज्यूमर है इसका गैस टैरिफ फरवरी के लिए 4,391 रुपए था, और केई को जो टैरिफ दिया जा रहा है आरएलएनजी की मद में वो भी इससे कम है। वो अभी अगर ये उठाते तो $9.6 पर MMBTU इन्हें पड़ता, $67 पे, और जो डोमेस्टिक गैस है वो 1025 है। अभी ओगरा का टैरिफ आया उसमें 1225 कर दिए, लेकिन हम आरएलएनजी की बात करें तो इन्हें आरएलएनजी में $9.6 पे मिल जाती। इन्होंने आखिरी कार्गो जो ENI से उठाया वो $10.4 की इनको पड़ रही थी, उस वक्त $9 की डिलीवर्ड एक्सचिप या LNG की खरीद थी, फिर आरएलएनजी से बना के इनको $10.4 की जनवरी में पड़ी थी। उसके बाद इन्होंने कोई कार्गो नहीं उठाया। ENI ने जो एक सप्लायर है हमारा, उसने ये कार्गो जाके यूरोप में बेच दिए और उससे इसे आर्बिट्राज कहते हैं, वहां गैस महंगी है, वो सारा आर्बिट्राज भी कंज्यूमर तक नहीं गया जो मिलियंस ऑफ डॉलर का है, वो भी केई ने PLL को दे दिया। अगर आपने जैसे कतर की बात की तो कतर से हमारे दो नुमाइंदे, एक QGSPA जो 13.37% पे, और एक QP न्यू SPA जिसमें हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, वो दुनिया की सबसे अच्छी डील है 10.2% पे। पिछले माह अगर मैं देखूं तो 10.2% पे वो $6.8 उसकी DES प्राइस थी। अभी गवर्नमेंट को समरी पेश की गई है कि उसमें से 7 कार्गो सरप्लस है। अगर मैं ब्रेंट जब पीछे हमला हुआ, अगर इजराइल और ईरान की लड़ाई, उस पर भी ब्रेंट $70 तक गया, तो ब्रेंट को अगर मैं $68-69 पे दूं तो वो $60 की गैस है। केई की अपनी डेडिकेटेड लाइन है SGS टाइन पॉइंट से, आराम से केई $8.6 का ले सकता है, जिससे ₹14 की वो बिजली बना सकता है। लेकिन केई ने जो ENI के कार्गो बेच रहा है और अपनी बिजली नहीं बना रहा, 14 इनकी जो एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस है अपने कारखानों से वो ₹19, तो आपको ₹5 पर यूनिट तो यही बचता है अगर आप सिर्फ PSO से जाके बात कर लें। इनके पास LNG के कोई एक्सपर्ट मौजूद नहीं है जो लॉन्ग टर्म इनकी स्ट्रेटेजी बनाए। अच्छा, ये मुख्तलिफ रिपोर्टों में मेंशन हुआ है। दूसरा, अगर मैं कैप्टिव से इनका मुआवजा करूं तो इनकी $12-13 फिक्स्ड कॉस्ट है। जो गवर्नमेंट ने कैप्टिव पावर प्लांट की फिक्स्ड और वेरिएबल एंड फिक्स्ड O&M निकाली है वो $1.65 पर किलोवाट आवर है। उसमें 65 पैसे तो आप फिक्स्ड और वेरिएबल O&M के कह दें तो कैप्टिव को ₹1 कैपेसिटी पेमेंट की मद पे गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक को उससे 12 गुना ज्यादा किए हैं। अब 900 मेगावाट का प्लांट बड़ा होता है कि 1 मेगावाट का प्लांट, कैप्टिव तो 1 से 5 मेगावाट के लगे हुए, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इनके पास है, कैपेसिटी पेमेंट इनकी 12 गुना ज्यादा है। और फिर एनर्जी परचेज प्राइस में इनको $9.6 पर MMBTU गैस मिल रही है। कैप्टिव का इस वक्त जो टैरिफ है $15.3 पर MMBTU है। ₹3500 तो स्ट्रेट, और ये सिंध की गैस का है, ये आरएलएनजी का नहीं है। सिंध में जितने भी कैप्टिव पावर प्लांट हैं वो ब्लेंडेड टैरिफ पे चलते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा जो हिस्सा होता है वो सिंध की अपनी गैस का होता है जो ₹1000 MMBTU है, $4 से कम की है। उसको सिंध की इंडस्ट्री को ₹3500 गवर्नमेंट, ₹2500 महंगी बेचती है, फिर ऊपर ग्रिड ट्रांजिशन लेवी ₹791 इन्होंने लगाई है। तो टोटल जो ₹3300 ज्यादा लेती है सिंध की हर इंडस्ट्री से, जो 1200 की गैस है। अगर हम ओगरा टैरिफ भी लें तो वो ₹1700 बनती है। इसमें मैं सिर्फ एक बात आपको बताता चलूं कि अगर आरएलएनजी की प्राइस, इनको जो $9.6 का ये कार्गो नहीं उठा रहे, ये कैप्टिव इंडस्ट्री को जो $15 की आप दे रहे हैं तो $6 का डिफरेंशियल आता है। एक छोटा सा कैप्टिव 1 MMCFD जो नॉर्मल इंडस्ट्री है उठाती, 1 MMCFD का मतलब उसमें 1000 MMBTU होती है, $6000 पर डे कंपनी बचत कर सकती है अगर इनकी आरएलएनजी उठाए।
तो आसिफ साहब, इसका मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस चीज़ की कि इस टैरिफ को थोड़ी सी प्लानिंग के ज़रिए हल किया जा सकता है, थोड़ा सा फोकस करना होगा, लेकिन ये इंटेंशनली ये गफलत की जा रही है कि टैरिफ कम ना हो सके और टैरिफ इसी तरह से बोझ अब जो कराची के शहरी हैं उन पर ये बरकरार रहे, वरना मौके तो इनके पास मौजूद हैं, शायद वो माइंड नहीं है, वो विजन नहीं है, वो सोच नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है जो कि इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सके। जी, मैनेजमेंट के पास इंसेंटिव ही नहीं है। देखिए, आप गैस यूटिलिटी कंपनी भी देख दें, जब भी आप कॉस्ट प्लस टैरिफ हमारी रेजीम है, आप नेपरा या रेगुलेटर के पास, ओगरा के पास आते हैं और आप कॉस्ट अपनी देते हैं, उस पर वो आपको कॉस्ट प्लस टैरिफ पे फिक्स रिटर्न दे देता है। तो जब एनर्जी प्राइस पास थ्रू है, फ्यूल कॉस्ट पास थ्रू है, कैपेसिटी पेमेंट पास थ्रू है, सब कुछ कंज्यूमर ने बेयर करना है, तो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप उससे ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। इनको 14% तकरीबन है, तो वैसे ही टीएनडी लॉस अप्रूव किया हुआ है, उससे ये नीचे जाना इनके हक में ही नहीं है, क्योंकि वो तो अप्रूव है। तो कॉस्ट प्लस रिजीम में इंसेंटिव नहीं होता एफिशिएंसी का। और ये जो मैं एक बात बताता चलूं कि के इलेक्ट्रिक के पास ग्रिड अपग्रेड, इसमें ग्रिड भी नहीं था इनके पास। ये जैसे जो पाकिस्तान की एक, मैं मिल का नाम नहीं लेता, $500 मिलियन वो एक्सपोर्ट करती है, 400 से 500 मिलियन, जिसके लिए हम IMF के पीछे $1 बिलियन के लिए भागे फिरते हैं। उनकी एक मिल में उनको कनेक्शन चाहिए था, उन्होंने कैप्टिव पे लगाया हुआ था, 35 मेगावाट टोटल है, 8 अरब रुपए इन्होंने मांगे हैं 132 केवी ग्रिड के लिए। अब वो 132 केवी ग्रिड लाजमी कहते हैं कि ये सारा अपना लगाएं ताकि इन्हें 66 केवी 33 केवी मेंटेन ना करना पड़े। उसके 8 अरब रुपए मांग लिए। चलो कंपनी वो 8 अरब तो ले, वो कैप्टिव इस्तेमाल कर रही थी, फिर कहते हैं 3 साल की टाइमलाइन भी लगेगी। अब 3 साल के लिए आप $500 मिलियन, जिसके पीछे आप दुनिया में चक्कर लगाते हैं 3 दफा, वो बंद करके बैठ जाए इंडस्ट्री। और दूसरा, इनकी नेट एफिशिएंसी 33% है। जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें, आर्टिस्टिक, सूरती, ये जो भी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल्स हैं, इनमें कंबाइन हीट एंड पावर के प्लांट लगे हुए हैं, उनको को जनरेशन कहते हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट पढ़ाया है, मैंने MS को पावर जनरेशन पढ़ाई हुई है। जो सबसे एफिशिएंट दुनिया में पावर प्लांट है, IMF की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो कंबाइन हीट एंड पावर है, जिसमें आप बिजली, पहले गैस के मॉलिक्यूल से बिजली बनाते हैं, मैकेनिकल वर्क से बिजली हम बना लेते हैं। बेसिकली ये हीट इंजन है, थर्मोडायनामिक साइकिल पे चलता है, जो उससे गर्मी बाहर निकलती है, आपके गाड़ी में रेडिएटर में आपको दिखाई देती है, ये वेस्ट हीट रिकवरी कर लेते हैं। तो वहां भी ये 50% एनर्जी और बना लेते हैं। तो इनकी नेट एनर्जी यूटिलाइजेशन रेट 87% है, जो के इलेक्ट्रिक से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसका टैरिफ $4,400 कर दिया है, और के इलेक्ट्रिक जो है वो $9.6 और 1225, ये मतलब तकरीबन 2700 रुपए पे। बिल्कुल। अच्छा आसिम साहब, ये जो 33% नेट एफिशिएंसी है, ये भी आज हम प्राइवेटाइजेशन के 20 साल बाद जब बात कर रहे हैं, तो ये इस वक्त है, ये 20 साल की कारकर्दगी का निचोड़ है। तो इन 20 सालों में जो ये इन्वेस्टमेंट हुई है 544 अरब की, ये कहाँ पर हुई है, ये कितनी नाकाफ़ी थी, जो अपग्रेडेशन सिस्टम में होनी चाहिए थी, जो लोकल कोल का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो वो पावर प्लांट्स में अपनी अपग्रेडेशन करनी थी, वो जो नहीं हुई। तो अब ये कितनी बड़ी ये गफलत है या इसको एक बड़ा क्राइम भी कहा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बोझ तो फिर आवाम पर ही पड़ रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ये ज्यादातर ये कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रो और न्यूक्लियर नहीं है, वो सिर्फ NTDC लगा था, ये भी लगा सकते थे। 900 मेगावाट का इन्होंने BPQS-3 लगाया, 450 मेगावाट की 2 सीमेंस की टरबाइन है ना, उसको 100 वहां उसकी जगह ये दूसरे पावर प्लांट भी लगा सकते थे। कोल फायर्ड पावर प्लांट इन्हें किसने लगाने से मना किया था, या ये न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकते थे अगर प्लान सही करते। NTDC का कनेक्शन जो अभी 2000 मेगावाट का करने लगे, पहले कर लेते। तो ऐसा नहीं है, अगर इन्होंने RLNG पे लगाया था तो इन्हें नहीं पता था कि फ्यूल प्राइस इसमें वोलेटिलिटी, जो LNG का बेसिक सब्जेक्ट, इससे बिजली के पर यूनिट के जो निर्ख हैं, जो कीमत है, वो कितनी कम होती है, यानी कॉस्ट एक आम शहरी को जो इस वक्त उठानी पड़ रही है, वो कितनी उससे कमी आ सकती थी अगर ये टाइमली ये डिसीजन पिछले 20 साल में इन्होंने लिए होते। आप देखें कि अभी न्यूक्लियर की तो ₹1 की कॉस्ट पड़ती है यूनिट की, और RLNG इनको 25 की पड़ी है। इसमें आप देखें कैप्टिव $2 का UFG देते हैं पर MMBTU। इट इज अ ह्यूज अमाउंट। एक मैंने आपको बताया छोटी सी फैक्ट्री में $2000 पर डे अमाउंट है, ये जो 1 MMCFD गैस यूज कर रही है। के इलेक्ट्रिक $1 की भी UFG नहीं देता, और फिर इसकी अपनी डेडिकेटेड पाइपलाइन है,
इसको $1.5 ऐड करके, $1.6 ऐड करके LNG RLNG बन जाती है। SSGC की इंडस्ट्री वाला $4 उसका देता है। इंतहाई SSGC भी सारी इनएफिशिएंसीज कैप्टिव पे पार कर देती है। फिर ये इन्हें ग्रिड पे भी शिफ्ट करना है। फिर आप कैप्टिव जनरेशन की बात करते हैं तो मैंने खुद वर्ल्ड बैंक और IMF की सारी स्टडीज पढ़ी हैं। 170 से ज्यादा पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन पे है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिजिटाइजेशन और डीकार्बोनाइजेशन वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है। 7Ds, 3Ds, 4Ds में सब डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड है। आपकी छत पे भी लगा होगा सोलर, इसे सोलर के भी दुश्मन है। डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड के तो ये दुश्मन है, क्योंकि वो चैलेंज करता है इनकी लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड पैरिटी को चैलेंज करती है। इनकी ग्रिड पैरिटी, अगर इनकी अपनी कीमत, जो कीमत ये देते हैं $10 पे, मैं अपनी फैक्ट्री में आराम से इनसे 1/3 मतलब आधी कीमत पे बिजली बना सकता हूँ। सही। तो ये अब इसलिए इन्होंने इसका डायरेक्ट ये सारे वे आउट्स तो आपने बता दिए, लेकिन अब इन वे आउट्स को अप्लाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई बड़ा रिफॉर्म, पूरे सिस्टम को ओवरऑल करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा? आप वो अपना पॉइंट भी मुकम्मल कर लीजिए और ये इसका भी जरा आखिर में एक ब्रीफ कमेंट कीजिएगा कि अब इसका हल क्या है। जी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के सब अगेंस्ट है। सोलर से पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान ने पिछले साल बगैर किसी गवर्नमेंट के इंसेंटिव के 17 गीगावाट सोलर इंपोर्ट किया, जिसने 22 टेरावाट आवर डिमांड ओवरऑल मुल्क में रिड्यूस की। इसमें कराची का भी हिस्सा है। अब अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जाना है, जो फ्यूचर ऑफ द ग्रिड है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, छोटे छोटे इंजन लगाने हैं ना, जो कैप्टिव के लगे हुए 700 से ज्यादा लगे हुए थे, इनको इन्होंने तबाह करके रख दिया। जो एंसेलरी सर्विसेज दे सकते थे, या तो आपको बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम लगाना पड़ता है, क्योंकि बेल कर्व बनती है सोलर में। सोलर 9 से 3 बजे तक देता है, सुबह 9 से 3 बजे तक बिजली देता है। उसके साथ आपको इंजन लगाना पड़ता है। इनके पास तो इंजन ही नहीं, इंजन सारे कैप्टिव में लगे हुए हैं, क्योंकि वो पार्शियल लोडिंग में अच्छा है, रैंपिंग अप में अच्छा है, रैंपिंग डाउन में अच्छा है, क्लाउड कवर आ रहा है, सोलर एकदम कैप्टिव का इंजन रैंप अप कर लेता है। उसके 10,000 फायदे हैं। और फिर एक कंज्यूमर उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसकी डिमांड कर्व आप मैच कर लेते, कंज्यूमर बिहेवियर सोलर की कर्व से बिल्कुल मैच हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो सब फ्यूचर था हमारे मुल्क में लग चुका था, इन्होंने सिर्फ इन लोगों को फायदा उठाने के लिए उसको ज़िबा कर दिया। दुनिया में कहीं नहीं ये होता। और IMF का नाम लगाते हैं। मैं खुद मीटिंग्स में रहा हूं सारी कैप्टिव की, एक भी IMF का बंदा नहीं कह रहा था। इनकी अपनी बनाई हुई पॉलिसीज थी। रेगुलेटरी कैप्चर ये करते हैं, पॉलिसी कैप्चर ये करते हैं। ये लोगों को, इनके पास इतना पैसा है, ये कैप्चर कर लेते हैं उन्हें। ये रेगुलेटरी कैप्चर हुआ, पॉलिसी कैप्चर हुआ, उसको फोर्स ट्रांजिशन करें। आपकी सारी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट है, ये $13.3 बिलियन सिर्फ 160-170 MMCFD यूज करके जो SSGC की डिमांड है बनाते हैं। $14 बिलियन, 14 गुना ज्यादा जो एक आती है IMF के साथ आपको ट्रांच, उससे ज्यादा वो ये खत्म करके अपने में लाना चाहते हैं। और अपना ग्रिड भी नहीं बढ़ाना चाहते। वो भी कंज्यूमर, जगह भी नहीं है। मैंने खुद विजिट की है, मैंने एक LNG स्टडी की थी US की फर्म के लिए। मैं खुद कराची के मुख्तलिफ इंडस्ट्री में घूमा हूँ, ये पता नहीं घूमे हैं कि नहीं, उधर जगह ही नहीं है ग्रिड लगाने की जो आप 132 को। और दूसरा मैनेजमेंट का तो मैं सबसे पहले इशू बताता हूँ। इन्होंने RLNG फ्यूल मिक्स क्यों चूज किया, जब आपको LNG की समझ ही नहीं थी, जब आपको उसकी प्राइसिंग नहीं करनी आती। आपने PLL से किया। PLL 12.14% पे ENI का कार्गो आता है, और PLL का PSO के पास QG और QP USP जो 10,000 या 2% है। अगर मैं $100 का ब्रांड बनाऊं तो ये $2 पर MMBTU का फर्क बनता है। मैं अगर $50 का भी ब्रांड करूं, $1 का फर्क पड़ता है, जो बहुत बड़ा फर्क है, जो बहुत बड़ा फर्क है। एक दिन में 100 MMC लाखों डॉलर का फर्क है। ये इन्हें LNG में एक्सपर्टीज ही नहीं हासिल की। मैनेजमेंट में इनके कॉम्पिटेंट बंदे ही नहीं थे जो फ्यूल प्रोक्योरमेंट में करते। अगर आप जैसे कह रहे हैं, और दूसरी ऑप्शन थी, दुनिया में 1000 ऑप्शन है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, ये लगा लेते तो आज इनको कंज्यूमर की इतनी परवाह नहीं है। जो मेरा जाती एनालिसिस यही है। इन्होंने टोटल कैप्टिव कंज्यूमर को मार के जो मोस्ट एफिशिएंट था ज़िबा करके कई के हवाले कर दिया है। अब वो उसके साथ जो मर्जी करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रियाज साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। माशी इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने के लिए एक्सपोर्ट्स में इजाफा और इंपोर्ट्स में कमी बहुत अहम है, क्योंकि इससे ही खजाने में डॉलर्स के ज़खायर में इजाफा हो सकता है, रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन मुल्क की एक्सपोर्ट्स में मुसलसल तीसरे महीने यानी जून में भी 0.59% की मामूली कमी देखी गई है, जो पिछले साल इसी माह के 2.56 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले में 2.54 मिलियन डॉलर्स रहीं। मंथली बेसिस पर एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 5% की कमी हुई और फिस्कल ईयर 2025 में प्रॉफिट के बावजूद ट्रेड डेफिसिट 26.77 बिलियन डॉलर्स का हो गया। तिजारती सामान की एक्सपोर्ट्स में अप्रैल में 7% से जायद और मई के महीने में मजीद 10% से जायद की कमी के बाद जून में भी 0.59% की कमी सेक्टर को दरपेश मुश्किलात की वजह से है। माली साल 2023-2024 में 30.6 बिलियन डॉलर रहने वाले तिजारती सामान की एक्सपोर्ट्स माली साल 2024-25 में 4.67% इजाफे के बाद 32.1 बिलियन डॉलर्स हो गई हैं। माली साल के आगाज में एक्सपोर्ट्स में बेहतरी जारी थी। जुलाई में 11% से जायद, अगस्त में 16%, सितंबर में 13.5% एक्सपोर्ट्स बढ़ी। अक्टूबर के महीने से एक्सपोर्ट्स में कमी होना शुरू हुई, जो फरवरी, अप्रैल और फिर मई में भी हमें नज़र आई है। तो अब एक्सपोर्ट्स के बाद जो इंपोर्ट्स हैं वो हम उसमें थोड़ा सा इजाफा देख रहे हैं। पिछले साल 54.78 बिलियन डॉलर्स रहने वाली इंपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ी हैं, जो माली साल 2025 में 6.57% इजाफे के साथ 58.38 बिलियन डॉलर्स की हो गई हैं। तो जून में इंपोर्ट्स 4.68 बिलियन डॉलर्स की हुई, जो पिछले साल के मुकाबले में 1.9% कम थी और मंथली बेसिस पर 7% से ज़ायद की कमी यहाँ पर देखी गई। तो एक्सपोर्ट्स में कमी और इंपोर्ट्स में इजाफे की वजह से माली साल 2025 में ट्रेड डेफिसिट पिछले साल के 24.11 बिलियन डॉलर से 9% बढ़ा है और अब ये 26.27 बिलियन डॉलर्स हो गया। तो इस कमी के बावजूद जून में ट्रेड डेफिसिट में 3.45% कम होकर 2.32 बिलियन पहुंचा है। अब इस पूरी सूरत हाल पर ये एक्सपोर्ट क्यों डिक्लाइन हो रही है और ट्रेड डेफिसिट मुस्तकिल क्यों बढ़ रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। खाकन नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब खाकन साहब, ये फिस्कल ईयर शुरू हुआ, हमने देखा फिस्कल ईयर जो पिछला था वो क्लोज हुआ और उसके बाद जो लास्ट 3 महीने थे उसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमने देखा, एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमारी एक्सपोर्ट्स का। इसकी क्या वजूहत हैं कि लगातार 3 महीने तक हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं जबकि हमने आदाफ बड़े ऊंचे सेट किए हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं इसको हमें थोड़ा सा फंडामेंटली स्टडी करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि हम खित्ते में कमज़ोर हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी प्राइसिंग, बावजूद इसके कि हमने कुछ कीमत जो है वो कम की है और इनको पास ऑन की है। नंबर 2, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को तो आप इस तनाजुल में देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में अगर आप पिछले 10-12 साल का ट्रेंड देखेंगे तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग 18% ऑफ जीडीपी थी वो आज 12% ऑफ जीडीपी रह गई है। फिर अगर आप एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखेंगे तो जो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी है, पैदावार नहीं प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की देखें जिसने बेस फराहम करनी है, जहां 12 मिलियन बेल्स चाहिए पाकिस्तान ने इस साल 5 से 6 मिलियन बेल्स कॉटन की जो हैं वो पैदा की हैं। तो जो पैदावारी सलाहियत है इन टर्म्स ऑफ जो यील्ड्स हैं पाकिस्तान की वो बेहतर होने वाली हैं। फिर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इन द सेंस के जो इनवर्ड लुकिंग बिजनेसेस हैं उनको आउटवर्ड लुकिंग किस तरह होना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म की तरफ अभी तो मूव करना शुरू किया है हमने। वो क्या है? वो है पाकिस्तान की ये जो हमने टैरिफ्स बैरियर्स लगाकर एक इन्फेंट जैसे कहेंगे इंडस्ट्री के आर्ग्यूमेंट को देकर प्रोटेक्ट किया हुआ है अपनी इंडस्ट्री को, और वो फिर लोकली ही बेचती रहती है चीज़ों को और कभी भी ये नहीं सोचती कि उसने दुनिया में बेचना है। मैं थोड़ी सी फंडामेंटल गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये बात आपकी ठीक है कि 2-3 महीने के जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं इनको देखा जा सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों को ऊपर से ले ओवर दें इस चीज़ का कि बिजनेसेस इन पाकिस्तान रिमेन टू बी रन, जिसको पाकिस्तान में स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस या ओनर ऑर्गेनाइज्ड ही रहते हैं वो, रादर देन बिकमिंग प्रोफेशनल बेस्ड, और वो फिर $1 बिलियन कंपनीज या $2 बिलियन कंपनीज या $3 बिलियन कंपनीज या $multi-million कंपनीज की तरफ जाएं। उनका जो जैसे कहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू है वो रहता है कि दे रिमेन स्मॉल स्केल, स्ट्रांगली कंट्रोल्ड, डोमेस्टिकली ओरिएंटेड। अब ये बिजनेसेस को ठीक होना है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो 3 लाख इन्वेस्टर है
70-80 बिलियन डॉलर की स्टॉक मार्केट है, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट भी नहीं डेवलप हुई। अगर मार्केट डेवलप होती तो फंड्स आसानी से मिलते, इक्विटी इंजेक्शन आसानी से होती, सेकंड प्राइस ऑफरिंग्स, मार्केट की वो डेप्थ नहीं है। इससे आगे जाएं तो जो डेट मार्केट्स हैं पाकिस्तान की, और पिछले सालों में तो आपने देखा ना कि इन्फ्लेशन जब 29 और 24% पे थी पिछले 2 साल, यानी कि 2023 क्लोज किया 29% एवरेज, 24 क्लोज किया 29 पे, फिर रिपीट करता हूँ, 23 में क्लोज किया 29%, 24 क्लोज किया 24%, पिछले साल हमने तकरीबन 4.5%। सो उसकी वजह से आपको पॉलिसी रेट 22% पे रखना पड़ा। इस हाई पॉलिसी रेट में अगर किसी ने अपनी मिल्स को दोबारा ठीक करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वो नहीं कर पाया होगा। और फिर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट बेस है वो आज भी, अगर आप 28-30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं तो 16-18-19 अरब डॉलर तो अभी भी टेक्सटाइल है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं है, हम कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स पे बहुत लो हैं। अब जो आखिरी बात इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी तरह भी कोई ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट नहीं बन पाए। इसका क्या मतलब है? वियतनाम अलोन जो पूरी फराहम करता है एक कंपनी सैमसंग को पार्ट्स के ज़मन में, बिकॉज वो इतनी बड़ी मोबाइल कंपनी है, इतनी बड़ी गैजेट्स बनाती है, वो 70-72 अरब डॉलर की है। आप किसी भी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट नहीं बन सके। इससे आगे जाइए, अब सर्जिकल गुड्स ज़रूर बनाते थे, इसमें कोई शक नहीं है, पर देखिए दुनिया तो तब्दील हो गई है ना, अब तो एक हाई टेक सर्जिकल गुड्स की ज़रूरत है, तो उस तरफ जाना भी, मैकेनाइजेशन करना, ये भी आप नहीं कर पाए। ये हैं असल मुहर्रकात एक्सपोर्ट को बनाने के लिए। और फिर जिस तरह FDI पाकिस्तान में आई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अरबाब, और समझने वाला है। FDI आए 1.5-2 अरब डॉलर से एक तो क्रॉस नहीं करती, और वो किन सेक्टर्स में आई? वो सारी आई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग में हो, एनर्जी में हो, रोड्स में हो, कहीं रेल लिंक को बेहतर कराने में आई। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड FDI जो है वो पाकिस्तान में हमेशा मिसिंग रही। और हम कई दफ़ा अब भी बात करते हैं अरबाब, मैं तो हैरान होता हूँ कि हम रियल एस्टेट का सेक्टर ऑफर कर रहे हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को। ज़रा सोचो यार, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करने के लिए आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पैसे लाने हैं। इससे आगे जाएं, आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करना है। फर्स्ट फेज ऑफ CPEC was the infrastructure, right? What was the second phase? The second phase of CPEC was कि इंडस्ट्री लगेगी, लोकल नहीं, एक्सपोर्ट होगी। अब इससे आगे जाएं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान में 9 बनाई थी, हार्डली जो 3 है वो इस वक्त पूरी तरह ऑपरेशनल है, ये भी नहीं कर सके। इससे आगे जाएं, SMEs पाकिस्तान में 52 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं अरबाब साहब, इनमें से इस वक्त 1,81,000, लेट मी रिपीट दैट फिगर फॉर यू। आप मतलब आज हमने वाकई डेप्थ की बात कर ली है। 52 लाख SMEs हैं पाकिस्तान में, 1,81,000 को सिर्फ फाइनेंशियल फॉर्मल सेक्टर के पैसे मिलते हैं। तो वो कैसे एक्सपैंड करेंगी, कैसे वो वेल्ड करेंगी, वो कैसे कोई छोटा सा पार्ट बनाएंगी कि दुनिया का पार्ट बनाएं। आखिरी बात इस पे, एग्रीकल्चर की यील्ड्स जो हैं, जो आपकी 5 मेन स्टेपल क्रॉप्स हैं, वो कहीं पे 1/3 हैं, कहीं पे आधी हैं ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। अगर ये ना होती तो आप दुनिया को राइस, व्हीट, कॉटन बेच रहे होते तो वो भी आपकी एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो बन गई होती। अगर इन सब चीज़ों को देखें तो जहाँ कामयाबी मिली है थोड़ी, बट 9% एक्सपोर्ट टू GDP विच इज़ पाकिस्तान्स पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम हल नहीं कर पाए। ज़रूर मैन पावर एक्सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान में। आज 37 अरब डॉलर की आपकी रेमिटेंस जो है वो लग रही है। अब ये क्या हम सब इस एम्बियंस को ठीक कर पाएंगे? टाइम और स्पेस है। ब्रांड पाकिस्तान इज डूइंग बेटर टुडे। सही। क्या हम ये पुश कर पाएंगे? आई रियली होप सो। तो खाकन साहब, ये जो चैलेंजेस इस वक्त हैं, अब इनको ओवरकम करने की एक स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है? बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर इस वक्त हुकूमत का फोकस है, वो IT सेक्टर है, कुछ और भी सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्री को इस वक्त बड़ी शिकायत है, IT सेक्टर को इस वक्त बड़ी शिकायत है, चूँकि जो बजट आया उसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोई ऐसी स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, या कोई ऐसा स्टेप उनको नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा मेजर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया। तो आप ये फील करते हैं कि इस बजट को सामने रखते हुए, इस रिसेंट टाइम को सामने रखते हुए, ये हुकूमत एक राइट ट्रैक पर जा रही है और इंटेंशन
इनकी है कि अपने सेक्टर्स को ज़रा ऊपर लेकर जाएं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं? सो देखिए ना, एक तो ये है कि हमें इंडस्ट्रियली ओरिएंट करना पड़ेगा अपने दिमाग को, मतलब, और शुरू अगर आप करें इस चीज़ से ही कि उस पर 45% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है तो नई चीज़ें कैसे लगेंगी। मतलब ये सोचना पड़ेगा क्या हमें वाकई इंसेंटिव है टू पुट न्यू स्टफ। दूसरी बात, एक पॉजिटिव ये है कि 22% का इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% पे आ गया है, तो अब आप 1 करोड़ बोरो करें तो 11 लाख रुपए दे रहे हैं बैंक को। सो थोड़ा सा आई थिंक नज मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बात, बिजली 7.5 रुपए कम हुई है तो शॉर्ट टर्म में ज़रूर एक नज जो है वो मिलनी चाहिए। इंडस्ट्री को खुद भी तो बहुत काम करना है, ये R&D वो खुद भी करें, मतलब वो क्यों नहीं करते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे डालने, कॉटन की पूरी जो वर्टिकल चेन बननी है, कॉटन से लेके आखिर तक, जब एक मेड अप क्लॉथ जो है जो हम मतलब $30 का बेच सकें वो टी शर्ट, उस चेन को सीधा करने के लिए उन सबको खुद भी ये काम करना पड़ेगा, ये उनकी भी लैकिंग है। तीसरी बात जो आई थिंक बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को बेहतर करना, ताकि छोटे जो पाकिस्तान का जिसे कहेंगे बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको पैसे मिले। ये स्टेट बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। NFIS नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी बन तो गई है, पर इसको कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये आगे चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने बैंकों को थोड़ा कम्पिटिटिव किया है, थोड़ा आपने कम्पिटिटिव किया है टेलीफोनी को, अपनी इसको जब प्राइवेटाइज, लिबरलाइज और डीरेगुलेट किया है, तो ये एनर्जी सेक्टर में सारा काम करना पड़ेगा। बजट के लिहाज से अब भी अगर आप एनर्जी सेक्टर या प्राइवेटाइजेशन को इन जनरल देखें तो एक छोटी अमाउंट रखी गई है। Again, Pakistan has found it hard in the last 10-15 years to even move on privatization. So ये competitive market कैसे बनेगी? अब depth बहुत ज़्यादा चाहिए अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है ये 9-9.5% एक्सपोर्ट टू GDP से निकलने के लिए। नाउ कैन वी रियली पुट दैट टुगेदर? कमर्शियल अटैचीज बाहर पोस्ट हुए, क्या रिजल्ट निकला, क्या परसेंटेज हर कंट्री में पड़ी, हैज़ दैट बीन अ गुड एक्सपीरियंस? उस एक्सपीरियंस को कैसे रिवैम्प किया जा सकता है? नई मार्केट्स क्या हैं दुनिया की, ये कैसे किया जा सकता है? ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने ये सारा काम करना है? अब ये आई थिंक फ्यूचर है पाकिस्तान का। सर्टनली अच्छी क्रॉप्स की पोजीशन है, उसको बेस बनाकर ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। ITES में मैं एक लॉन्ग टर्म बात ज़रूर करूँगा। छोटी चीज़ें तो चलें, वो बैठ के इनके साथ सॉल्व कर लेंगे कि टैक्सेशन के, कि हम 30 to 40,000 ग्रेजुएट्स अरबाब साहब हर साल बनाते हैं। अब देर आर आई मीट इंडस्ट्री पीपल, मैं इंटरव्यू ऐसे नहीं करता या जब तक मैंने तहकीक ना की हो। 2 लीडिंग IT कंपनीज के CEO से जब गपशप हुई, एक का ख्याल था कि उसमें से सिर्फ 2 से 3 हज़ार ऐसे लोग हैं जो इस कैपेबिलिटी के हामिल हैं कि उनसे हम उस एक्सपोर्ट बेस्ड काम ले सकते हैं। एक का ख्याल था शायद 6 से 8 या 10 हज़ार ऐसे लोग हैं। ये तो सीरियसली सोचना पड़ेगा ना। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे नेबर की $150 अरब की एक्सपोर्ट है IT और ITES पे बेस्ड। उसका जो सबसे अहम जुज़ है उस एक्सपोर्ट का, वो IITs को सेटअप करना है। So Pakistan would have to think about quality education. सही। तो खाकन साहब, ये जो एक्सपोर्ट लेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये पाकिस्तान अब तक क्यों लैग करता आया है? FDI हमारे पास आ रही है, लिमिटेड आ रही है, हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जा रहे हैं और ज़ाहिर है इससे जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। तो ये अब इसको हासिल करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? वो कौन सा ऐसा रास्ता होगा कि उस पर चलते हुए हम इस FDI को हासिल कर सकें और उसका प्रोडक्टिव यूज़ भी फिर हो सके? यानी प्रोडक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? Talking about FDI only is not the issue. FDI आखिर कहाँ लगनी है? 45,000 मेगावाट बिजली है ना आपके पास। बिजली महंगी एक वजह ये है कि आप पर यूनिट कॉस्ट कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप बिजली ज़्यादा बेचेंगे और कैपिटल कॉस्ट तो वही रहेगी, ठीक, पर मार्जिनल कॉस्ट ही सिर्फ बढ़ेगी, सो पर यूनिट कॉस्ट नीचे चली जाएगी। सो आपने कौन सी इंडस्ट्री लगानी है जो चीज़ें बनाकर दुनिया को बेच सके? देखिए, इसके लिए तो आपको, जिसे आप कहेंगे ना, जॉइंट वेंचर्स करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, अब कार इंडस्ट्री अगर गाड़ियाँ पाकिस्तान में बेचती रहेगी और लाख यूनिट बेचती रहेगी तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी मार्केट तो इतनी है। तो आपको पूछना पड़ेगा ना उनसे कि दुनिया भर की मार्केट से आखिर क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे, एक लोअर लेवल असेंबलर रहने की क्या वजह है पाकिस्तान की। सो आपको ये सोचना पड़ेगा। मैं एक सेक्टर की मिसाल, मोबाइल इसी तरह असेंबल करके पाकिस्तान में रखना ये एक चीज़ है, पर मोबाइल के 2 पार्ट बनाना और उसको बाहर बेचना, यानी कि उस तरह की FDI लाना, कंज्यूमर बेस्ड FDI बहुत
आती है पाकिस्तान में, बट वो FDI जो वाकई एक्सपोर्ट यहाँ से निकाल सके, इसके लिए आई थिंक सबसे पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जैसे कहेंगे ना एक्साइट करना पड़ेगा यार कंट्री में, कि वो इन्वेस्ट करे सीरियसली पैसे पाकिस्तान में, और वो जॉइंट वेंचर ढूंढे पूरी दुनिया में. दे शुड बी आवर बेस्ट एम्बेसडर्स. SIFC इस ज़मन में ज़रूर काम कर रही है. आई एम श्योर कि उसके कुछ रिजल्ट्स हमने देखे हैं. माइंस एंड मिनरल सेक्टर में बात हुई कि $2-2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया और बाकियों के साथ आ रही है. हमारे रेकोडेक प्रोजेक्ट्स में इसलिए कहता हूँ कि वो तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रेकोडेक में तो बहुत से प्रोजेक्ट्स आने हैं. रेकोडेक का पोटेंशियल तो इज़ मच हायर देन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 2029. अब उसको किस तरफ बढ़ना है, सो दैट्स SIFC इज ट्राइंग टू वर्क अराउंड दैट. अब BOI को कैसे अपग्रेड करना है, आई मीन ऑनेस्टली मतलब अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये अदारे तो हमने बनाए हैं, बट इन अदारों को क्या हम डिड वी ब्रिंग अ CEO और अ चेयरपर्सन जो इस नौयत का हो, जो इस FDI की प्रोडक्टिविटी बेस्ड ग्रोथ को समझता हो पाकिस्तान में, और वो ये काम कर सकता हो. मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कर पाए हैं. उस पूरे अदारे को रीवैम्प करके उसने हैंड होल्डिंग किस तरह करनी है पूरे पाकिस्तान की, उसने किस तरह समझना है कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है वो 13.8% है. यार मुझे आप बताइए कि फिर आपको BOI से ये पूछना चाहिए ना कि आप इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान है, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट इज़ योर प्लान, कि ये 13.8%, ईस्ट एशिया 40% पे चाइना है, खित्ते के जो ममालिक हैं वो 30-32% कर रहे हैं. इकॉनमी के हुजम का जितना री इन्वेस्ट करेंगे उतनी ग्रोथ आएगी, उतनी ही एक्सपोर्ट आएगी. अगर आप 13.8% पे खड़े हैं तो ये तो कोई स्टोरी नहीं है आपके बताने की. सो आपको किस तरह ये करना है. बात ये है कि इस सारी से एक बात जो सामने आती है कि स्किल्ड लेबर बनाकर और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बेहतर करके, एनर्जी सेक्टर की एफिशिएंसी बनाकर, और इस इंडस्ट्री को इसका जाविया तब्दील करके ये जो $30 अरब की एक्सपोर्ट है इसको 10 से 20% का एक टारगेट सेट करके, और BOIs को, PBITs को, SMEDA को, एक्सटर्नल हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको ये सब देकर एक फ्रेमवर्क बनाकर हमें चलना पड़ेगा. आई एम श्योर कि अंडर उड़ान पाकिस्तान ऐसा फ्रेमवर्क जो है उसकी बात हो रही होगी. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. ख़ाब साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे. गुफ्तगू आपने सुनी. इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.